तुम्हारी ही तरह मैंने अभावों को जिया है, तुम्हारी ही तरह मैंने विज्ञान अमृत को पिया है, तुम्हारी ही तरह नवजीवन का एक नाम हूं। दोस्तों मुझे पहचानो, मैं आरएस बुद्धाराम हूं। मित्रों, परिचय के साथ ही आप ये जान चुके होंगे कि आज जिस शख्सियत का परिचय आप लोगों से नवजीवन परिवार करवाने जा रहा है, उस शख्सियत का नाम बुद्धाराम सोहू हुआ करता है। बुद्धाराम सोहू मरुस्थलीय उस जोधपुर की मिट्टी का वह हीरा है जो रेतीली भूमि से चलकर जब सीकर के नवजीवन परिवार में प्रवेश लेता है तो यहाँ 11वीं और 12वीं की उस तपते हुए माहौल से तपकर जब निकलता है तो वह कुंदन बन करके सोने की तरह निखर करके पूरे राजस्थान के पटल पर निखर कर आता है। मित्रों, वह बुद्धाराम आज हमारे बीच उपस्थित है। आरएस की वरीयता सूची में 120वां स्थान प्राप्त करने वाला यह नवजीवन का हीरा। आइए हम सभी नवजीवन परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। आपका और पूरे नवजीवन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सफलता में नवजीवन परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वागत है आपका बहुत बहुत नवजीवन परिवार की ओर से। पहला प्रश्न आपसे बुद्धाराम जी ये है कि आप चूंकि जोधपुर की पृष्ठभूमि से आते हैं और जोधपुर अपने आप में वीरों की भूमि है, यशस्वी मिट्टी है, वहां बोली यदि देखी जाए तो उसमें मधुरता है, वहां के खान पान में मधुरता है, वहां का अपना इतिहास रहा है, वहां की अपनी संस्कृति रही है। मैं चाहता हूं कि आप इन तमाम बातों से, आप इस जोधपुर के परिवेश से हमारे बच्चों को थोड़ा सा रूबरू कराएं। जोधपुर का अगर प्राचीन राजवंशों के माध्यम से देखें तो इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से बहुत अधिक राजस्थान में महत्व रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो राठौर राजवंश का शासन था, उसके बाद इनके द्वारा बनाए गए किले, मंदिर, जो है प्राचीन स्मारक जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। और सांस्कृतिक रूप से देखें तो जोधपुर का पहनावा, वेशभूषा और खान पान जो पूरे विश्व स्तर पर जोधपुर को एक अलग पहचान देते हैं। जोधपुर के अंदर टूरिज्म यानी पर्यटन की क्या संभावनाएं है? हालांकि पर्यटन के क्षेत्र में जोधपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है पूरे विश्व के पटल पर। आप उस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जोधपुर में पर्यटन की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, उमेद पैलेस है, चामुंडा माता मंदिर है, उसके अलावा कायनाना झील है और माचिया सफारी पार्क है जी। तो इस तरीके से जोधपुर में बहुत सारे पर्यटन स्थल है। बुद्धाराम, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आरएस की परीक्षा की तैयारी की उसके अंदर एक रिटन एग्जाम होता है, वहां आप उस दायरे से निकलते हैं, फिर एक इंटरव्यू राउंड होता है। तो आपने रिटन एग्जाम की तैयारी किस तरह से की? वहां पर आपने कैसे अलग अलग विषयों को लिया और किस गंभीरता के साथ वहां पर जुड़े रहे? थोड़ा सा आप हमारे उन विद्यार्थियों को बताएं जो विद्यालय की नई पीढ़ी इस क्षेत्र में आना चाहती है। आरएस मुख्य परीक्षा में जो 4 पेपर होते हैं वो सभी रिटन लिखना होता है उसमें तो उन पेपर में जो अपने महत्वपूर्ण रूप से जो भी कोचिंग के नोट्स होते हैं, जो भी कोचिंग वाले जो हमें गाइड करते हैं, उसके आधार पर हमें प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार उसको लिखना होता है। उसमें जो भी शुद्ध अपने मित्रों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से उसमें जो है उनको चेक करवा के सुधार किया जा सकता है। और आपने लिखने का अभ्यास किस तरह से किया जब आप आरएस की तैयारी में इन्वॉल्व थे? जब मैं कोचिंग से जब हम वापस घर आते तो जो भी पढ़ाया पहले उसको याद किया जाता था, फिर उसके बाद उसको लेखन के रूप में एक बेहतर तरीके से किस तरीके से लिखा जा सकता है उसकी जो हम प्रैक्टिस है वो घर आके रूम पे करते थे जी। इंटरव्यू राउंड, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरव्यू में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप किस तरह से अंदर घुस रहे हैं, एंट्री कैसे ले रहे हैं, उसके बाद में आप किस तरह से सामने बैठ करके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किस तरह से आपका आई कांटेक्ट हो रहा है, किस तरह से आप अपने आउटपुट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और सामने वाले परीक्षक का दिमाग पढ़ रहे हैं या उस पर जीत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों में आप किस तरह से वहां इंटरव्यू राउंड के लिए अपने आप को तैयार करते रहे, थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं। इंटरव्यू की तैयारी में सबसे पहले हम जो है मॉक इंटरव्यू के माध्यम से तैयारी शुरू करते हैं। जब हम
मैं मुख्य परीक्षा पास करने के जी, बाद जी। जो भी है मॉक इंटरव्यू देते हैं, उसमें हमारा जो भी तैयारी करने का तरीका होता है उसमें हम अपना बैकग्राउंड की अपनी शिक्षा कहाँ से हुई है, 10th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहे हैं उनकी तैयारी करते हैं। उसके बाद अपना बैकग्राउंड, गांव, जिला, उसकी जो भी भौगोलिक ऐतिहासिक पूरी जानकारी उसके बारे में, और उसके बाद में अपनी हॉबी, इन सब चीज़ों के आधार पर अपना इंटरव्यू देते हैं। हॉबी के ऊपर मैं समझता हूँ आरएएस के अंदर विशेष मेहनत करनी पड़ती है, और अपने परिवेश, जैसा कि चूंकि आप बीएससी करके इस क्षेत्र में आए हैं, तो आपने बीएससी के दायरे में जो किताबें पढ़ी और फिर आपकी जो हॉबीज रही, उन दोनों के अंदर से आपने जो कुछ भी बातें तैयार करके रखी होगी, शायद वो आरएएस के अंदर आपकी तैयारी में, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बहुत सहयोगी रही होगी। मैं समझता हूँ उनका क्या योगदान रहा, किस तरह से आप उन्हें महत्व देते हैं? जिस प्रकार से मेरे बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थे, तो उनकी जो भी मूलभूत जो जानकारी है उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू में उसी मूलभूत जानकारी उसकी पूछी जाती है। उसके बाद जो मेरी हॉबी थी तो कबड्डी खेलना, तो जो भी कबड्डी में गेम है तो उसका पूरा साइज, गेम कोर्ट, यहाँ मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, कबड्डी जैसा खेल खेलने वाला आरएएस बन सकता है। यानी गांव की मिट्टी से, गांव की खुशबू जब महकती है ना, तो उसकी सुरम्य खुशबू से पूरा वातावरण जो है गुंजायमान हो जाता है, पूरा वातावरण आलोकित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। ऐसी ही एक खुशबू जोधपुर के एक छोटे से गांव से निकलती है तो मित्रों राजस्थान के बड़े बड़े पोस्टरों को मजबूर कर देती है अपने नाम को अंकित करने के लिए। ऐसा ही नाम हमारे बीच में बुद्धाराम बैठा है। मैं इस बुद्धाराम से अगला प्रश्न ये करना चाहूंगा कि आप क्योंकि जानते हैं कि आरएएस की एक बड़ी तैयारी होती है, बड़ा एक सफर होता है, एक बड़ा एक संघर्ष होता है, क्योंकि इस संघर्ष में शुरुआती दिनों में लोग अक्सर बड़े ही उत्साहित रहते हैं और बड़े ही जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है, कारवां बदलते हैं या फिर ये समय का दौर गुजरता है, तो कहीं न कहीं हताशा, निराशा, परिणाम के उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपने अपने आप को कैसे संभाला होगा? हमारे उन विद्यार्थियों को जरूर बताइएगा जो विद्यार्थी उतार चढ़ाव के दौर से अपने जीवन में गुजरते हैं और आगे बड़े मंजिल के लक्ष्य को अपने दिमाग में उतार कर आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर मैं इस बारे में बताना चाहूँ कि मेरा संघर्ष कितना लंबा था, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा संघर्ष ज्यादा लंबा नहीं था। जब तक मैं स्नातक मैंने ग्रेजुएशन किया था, उस समय फाइनल में मेरे मन में विचार आया कि मुझे आरएएस की तैयारी करनी चाहिए। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण किया, उसके बाद जब मैं तैयारी के लिए गया तो मुझे 2 साल का जो है टाइम आपके जीवन के, मैं समझता हूं 2 साल, मात्र 24 महीनों ने आपकी तकदीर बदल दी। आपने शायद उससे पहले नहीं सोचा होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे आरएएस बनना है या नहीं बनना है, साइंस के एक विद्यार्थी को आरएएस जैसे फील्ड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तमाम चीजें आपके दिमाग में नहीं रही होंगी, लेकिन आखिरकार वो 24 महीने आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हुए। मैं यहाँ एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, ऐसी कोई घटना आपके जीवन में रही? क्योंकि हमारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं, कुछ एक विद्यार्थियों की अभिलाषा रही है कि आखिरकार ऐसे सेलिब्रिटी जो हमारे विद्यार्थी बन जाते हैं, उनके जीवन में क्या कुछ घटनाएं होती हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं? क्या कोई ऐसी दुखद घटना या फिर ऐसी कोई सुखद घटना, ऐसी कोई घटना जिसने आपको जोड़ा या फिर आपको तोड़ा? उन दोनों चीजों पे थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालिए। इसमें जो मुख्य घटना हुई थी मेरे साथ, जब मैंने 12th के बाद, जब हर एक साइंस स्टूडेंट का आईआईटी और पीएमटी करने का जो है लक्ष्य होता है, तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की, वहां मैं सफल नहीं हो पाया, तो उसके बाद एक बार मैं टूटा था। फिर उसके बाद जब मैं वापस से मैंने ग्रेजुएशन बीएससी में स्टार्ट किया, तो वहां पे भी मैंने एयरफोर्स, नेवी इनकी भी तैयारी की थी, वहां पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपने शुरुआती बीएससी के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी यानी सेना की तैयारी की, और तैयारी के बाद में आप जब बीएससी करने के बाद में उस ओर बढ़ते हैं, तो ये एक बड़ी साधारण सी बात है। कुछ बच्चे शायद ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा प्रतिभावान विद्यार्थी ही आरएएस जैसी परीक्षा को क्लियर कर पाता होगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा बुद्धाराम के माध्यम से कि बुद्धाराम 12वीं के अंदर मात्र 83 से 84% लेकर के निकलते हैं यहां से। हालांकि 94, 95, 98 का आज के समय में परिणाम का कोई मोल नहीं रहा, लेकिन 83 यानी 84 यानी 80 से 85 के बीच का जब एक विद्यार्थी निकलकर शिखर, राजस्थान के प्रशासनिक पद के शिखर तक पहुंचता है, उस ओर यात्रा करता है, तो हौसला बढ़ता है उन विद्यार्थियों का, हौसला बढ़ता है उन एवरेज विद्यार्थियों का जो अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित होते हैं। आप उन विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप 80 से 85 के बीच के एक विद्यार्थी? उन विद्यार्थियों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता अगर आप पूरी लगन, निष्ठा और निरंतरता के साथ प्रयास करें।
आप बिल्कुल किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, भले ही कोई विद्यार्थी 70 से 80 के बीच का रहा हो सीनियर में, या 80 से 90 के बीच का रहा हो। आपके सामने एक बड़ा उदाहरण, आपका ही अपना हीरा है, आपका ही अपना एक डायमंड है, आपका ही अपना एक ऐसा कोहिनूर है जो 83-84% से निकलता है, लेकिन राजस्थान की उस प्रशासनिक सेवा के उस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचता है। तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे पास बुद्धाराम के रूप में देखने को मिल रहा। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि आरएएस परीक्षा की तैयारी करते वक्त हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ चीजों से दूर होना पड़ता है, कुछ व्यवस्थाओं से दूर होना पड़ता है। क्या आप हमारे उन जिज्ञासु विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत करना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की सैक्रिफाइसेस के साथ आपको जुड़ना पड़ा रहा होगा, या फिर किस तरह के बलिदानों से आप जुड़े रहे होंगे, या किस तरह की त्याग भावना आपको अपनानी पड़ी होगी? तो मेरे इस आरएस बनने के सफर में जो मेरा सबसे बड़ा त्याग था, उसमें सबसे बड़ा त्याग वो सोशल मीडिया से दूरी बनाई रखी मैंने, और जो भी सामाजिक कार्यक्रम है उनसे दूरी रखी, और घर से दूर रहना, ये सबसे बड़ा त्याग होता है, वो मैंने किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय विद्यार्थी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, ऐसी चीजों को आपने दूर किया और सोशल मीडिया से आप दूर रह करके आप अपने आप को विद्यार्थी के रूप में जोड़ते रहे। आप चूंकि जैसलमेर से जोधपुर से हैं, जोधपुर के पास एक जिला पड़ता है जैसलमेर और एक तरफ पड़ता है बाड़मेर चूंकि ऐसा माना जाता है धोरों की धरती रही है, पिछड़ा हुआ इलाका हमेशा से रहा है। वहां पर अब चूंकि एक रिफाइनरी की व्यवस्था हो चुकी है, रिफाइनरी में अच्छा तेल उत्पादन हो रहा है और वहां की अर्थव्यवस्था में भी शायद कुछ सुधार हो रहा होगा। आप किस तरह का परिवर्तन वहां के लोगों के जीवन और रहन सहन में अनुभव कर रहे हैं? चूंकि आपका पड़ोसी जिला है तो शायद आपकी रिश्तेदारियां भी होंगी और आप वहां जाते भी होंगे। थोड़ा सा आप हमें यह बताएं कि रिफाइनरी की वजह से राजस्थान की व्यवस्था और जोधपुर के जिले की प्रगति के जो सोपान के पथ हैं वो किस तरह से निर्धारित किए जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं, थोड़ा सा आप हमारे सामने बताएं। रिफाइनरी से न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे राजस्थान को इससे आने वाले दिनों में फायदा होने वाला है। और अगर बाड़मेर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा बाड़मेर का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड है, लाइट है, इस प्रकार बिजली पानी की व्यवस्थाएं होगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में जो बाड़मेर है अभी बहुत प्रगति कर रहा है, तो इस तरीके से बाड़मेर बहुत सुधार होने की संभावना। आप चूंकि साइंस के विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ साइंस के अधिकांश विद्यार्थी हैं, वो सोचते हैं कि यार इसमें कैसे जाया जा सकता है, चूंकि वहाँ आर्ट्स में पढ़नी होगी। उन विद्यार्थियों के लिए कुछ आप बिल्कुल संक्षिप्त में कुछ कहना चाहेंगे? साइंस वाले विद्यार्थी के लिए वैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना मुझे नहीं लगता मुश्किल है, और जो भी आज के सब्जेक्ट है उनमें ऐसा निरंतरता के साथ अगर उसको पढ़े तो वो भी अपन साइंस का विद्यार्थी पढ़ सकता है। बिल्कुल आपने बड़ी बात कही है कि साइंस के विद्यार्थी के लिए कुछ भी असंभव आज के समय में नहीं है। आप चूंकि मोटिवेटेड भी होते रहे होंगे, ऐसे क्षेत्र में जब आप संघर्ष करते हैं तो वहां मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपको किसने मोटिवेट किया, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते रहे, और हमारे विद्यालय कि इस यात्रा में जब आप 11वीं 12वीं में जुड़े तो वहां पर हमारे निदेशक जी आपसे जुड़े, तो उनसे आप किस तरह से प्रभावित होते रहे, उन तमाम बातों को आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। मेरी सफलता में जो अगर सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता के अलावा है, वो मुख्य योगदान शंकरलाल जी बगड़िया सर का रहा है। उन्होंने शुरुआत में जब से मैंने ये 12th की तब से ही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुझे कुछ बहुत अलग करना है, तो वहीं से मुझे मोटिवेशन शुरू हुआ। उसके बाद जब मैं तैयारी में था तो मेरे सभी मित्र बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे और उसका परिणाम ये मैं आरएस में सफल हो गया। बहुत बढ़िया आपने बात कही, क्योंकि हमारे निदेशक जी हमेशा विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहते हैं। सोशल मीडिया के इस युग में अध्ययन को जारी रखना, एक और हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होता है और एक तरफ अट्रैक्शन होता है, दोनों ही चीजों के बीच में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया के इस युग में आप अपने अध्ययन को कैसे बचा करके आगे तक पहुंचा पाए? थोड़ा सा आप विद्यार्थियों तक पहुंचे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने एंड्रॉइड फोन नहीं लिया था। अगर मुझे कोई भी जो भी शिक्षक मेरे तैयारी में अगर किसी भी तरीके से जरूरत पड़ती तो मैं अपने दोस्तों के माध्यम से वो कलेक्ट कर लेता था। बाकी मैंने एंड्रॉइड फोन से दूरी बना के रखी और छोटा कीपैड फोन रखता था। एक प्रशासक के तौर पर आप किसी भी पिछड़े जिले में यदि नियुक्त होते हैं तो वहां आपकी प्राथमिकताओं के लिहाज से कौन कौन से विषय होंगे, थोड़ा सा आप हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। प्राथमिकता के रूप में अगर सबसे बड़ा जो विषय देखे तो वो है शिक्षा। जी जी जी, शिक्षा और जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है जी, इसके माध्यम से वहां मैं सुधार करना चाहूंगा। बिल्कुल आप इन तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। विद्यालय के विद्यार्थियों को यदि आपको ये कह दिया जाए कि आप नवजीवन के विद्यार्थियों के सामने खड़े होकर के उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें, तो आप मोटिवेशन के तौर पर इस सफर के अंतिम दौर में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। मैं उन विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि आप नियमित पढ़ते रहें, 7-8 घंटे की नियमित पढ़ाई करते रहें
और जो भी है सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें और मोटिवेट होते रहें अपने गुरुजनों से, अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से। उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक करेंगे तो लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप हमारे वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने आरएएस जैसे महत्वपूर्ण पद पर स्थान हासिल किया। तब मैं इस सफर के अंत में कहना चाहता हूं कि अंबर पर चढ़ सूरज को मैं चांद दिखाने आया हूं। अंबर पर चढ़ सूरज को मैं चांद दिखाने आया हूं। हे नवजीवन के हनुमान, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। नवजीवन के वो तमाम हनुमान सदृश वो विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली हैं और आगे के जीवन में आरएएस हुक्मी चंद बनना चाहते हैं, आईएएस सोहनलाल बनना चाहते हैं, आरएएस बुद्धाराम बनना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की तरह उन तमाम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बुद्धाराम, आपका जीवन सुनहरा हो, उत्तम हो, आनंदमय हो। इन तमाम बातों के साथ फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। धन्यवाद।